स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पोस्ट एग्जाम गुरु पर। आप कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार पोस्टल एग्ज़ाम गुरु चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है जो है अटल पेंशन योजना। आपको पता है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस हो, जीडीएस टू पोस्टमैन हो, पी एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, उसमें जो है इंडिया पोस्ट वेबसाइट की ये जो जन सुरक्षा स्कीम्स हैं, जैसे पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमएसबीवाई सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री, और ये अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम्स जो हैं आपकी ये जन सुरक्षा स्कीम्स में आती हैं। और तीनों से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम आज इसमें पूरा डिस्कस करेंगे, और जो केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये है देखिए आपका ब्राउचर, इसमें देखिए ब्रीफ ऑफ अटल पेंशन योजना अगर आप पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न अबाउट द ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ द वर्किंग पुअर एंड इज फोकस्ड ऑन इंकरेजिंग एंड एनेबलिंग देम टू सेव फॉर दियर रिटायरमेंट। यानी भारत सरकार जो है ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज पे रिटायर हो रहे हैं या कहीं अन्य जगह पे हैं जहाँ जिनकी पेंशन्स के कोई साधन नहीं है, उनके लिए जो है काम कर रही है, और उन्हीं के लिए इस स्कीम को लेकर के आई है आपके लिए मध्य। तो चलिए ठीक है, इस मामले को लेकर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ देयरफॉर अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड अटल पेंशन योजना एपीवाई। अटल पेंशन योजना को शॉर्टकट में कहेंगे एपीवाई। इसको कब किया? इन 2015-16 बजट, यानी 2015-16 के बजट में अटल पेंशन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया। द एपीवाई इज फोकस्ड ऑन ऑल सिटीजन्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी जो असंगठित क्षेत्र है उसके लोगों को फोकस करना जो इसका है वो मेन उद्देश्य है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाई द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी थ्रू एनपीएस आर्किटेक्चर। तो पहला प्रश्न यह है कि इस स्कीम को एडमिनिस्टर यानी कि प्रशासक कौन है? तो वो है पीएफआरडीए। अब अगर बात करेंगे पीएफआरडीए के पूरे नाम की, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप हाइलाइट्स पढ़िए, हाइलाइट्स ऑफ अटल पेंशन योजना। अंडर द एपीवाई देयर इज ए गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर रेंजिंग बिटवीन ₹1000 एंड ₹5000 पर मंथ। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1000 और अधिकतम 5000 रुपये के पेंशन की व्यवस्था है। द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो न्यूनतम पेंशन योजना, न्यूनतम पेंशन का जो लाभ है, इसकी गारंटी यानी कि प्रतिभूत जो है वो भारत सरकार देती है कि जो मिनिमम है वो आपको, जो मिनिमम है उससे कम नहीं मिलेगा। यानी पूरी गारंटी है कि अगर आप इतना कंट्रीब्यूशन करते रहें तो आपको 1000 रुपये ज़रूर मिलेगा। आगे इसमें न्यूनतम 1000, अधिकतम 5000, बीच में और भी पेंशन के स्लैब हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा, तो इसमें से आप मान के चलिए कोई भी आपकी परीक्षा विभागीय 1 से लेकर 2 प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 पर एनम व्हिच एवर इज लोअर। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन इज एबल फॉर दोज हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्टेटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इज नॉट इनकम टैक्स पेयर। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन उसका 50% या अधिकतम 1000 रुपये सालाना, जो कम होगा वो गवर्नमेंट आपका कंट्रीब्यूट करेगी, बशर्ते कि आप अन्य किसी सिक्योरिटी स्कीम का लाभ न ले रहे हो और आप एक टैक्स पेयर यानी आयकर दाता ना हो। अब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कंट्रीब्यूट की, उसकी ये शर्तें हैं। गवर्नमेंट विल को कंट्रीब्यूट टू ईच एलिजिबल सब्सक्राइबर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हु ज्वाइन द स्कीम बिटवीन 1 जून 2015 टू 31 दिसंबर 2015। द बेनिफिट ऑफ 5 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई वुड नॉट एक्सीड 5 ईयर फॉर ऑल सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग माइग्रेटेड स्वावलंबन बेनिफिशरीज। तो ये कह रहा है कि जिन्होंने भी 1 जून 15 से 31 दिसंबर 15 तक किया होगा, उनके लिए गवर्नमेंट एक कंट्रीब्यूशन 5 साल तक करेगी, और ये किसी भी दिशा में 5 साल से अधिक नहीं होगा। ऑल बैंक अकाउंट होल्डर में ज्वाइन एपीवाई। जो
कोई भी बैंक खाता होल्डर है वो APY ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में भी APY होता है जो कि POSB अकाउंट से लिंक होता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बातें, किसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि योग्यता क्या है। APY इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। यानी जो अटल पेंशन योजना है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य है। अब एक प्रश्न यहाँ से आता है परीक्षाओं में, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर APY। तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, यानी 40 साल से अधिक का व्यक्ति APY नहीं ले सकता है। आधार बिल भी द प्राइमरी KYC, यानी आपका जो आधार कार्ड होगा वो आपका प्राथमिक दस्तावेज होगा। KYC माने नो योर कस्टमर KYC डॉक्यूमेंट होगा। तो प्रश्न ये भी आता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी KYC। तो ऑप्शन आपको दे सकते हैं आधार, पैन, DL, ये सब। तो आपको ये जानना है कि APY के लिए आपका जो आधार है वो प्राइमरी KYC है। आधार एंड मोबाइल नंबर आर रिकमेंडेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम सब्सक्राइबर फॉर द ईज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द स्कीम। ये भी सलाह दी जाती है कि आप मोबाइल भी ले लें, मोबाइल नंबर भी, जिससे खाता आसानी से संचालित ना हो सके। एक छूट आपको ये भी कि डिटेल आप आधार ये सब बाद में भी दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि भाई पेंशन क्या है। तो जो पेंशन आप देख लीजिए कि ये पेंशन ये है, आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप PLI चलाते हैं, आप किस्त देते हैं, तो आपको एक किस्त देनी होगी, उसके बाद ही आपको ये रिटर्न आपको मिलेगा। अब अगर आप देख लीजिए कि आपकी एज जो है आपके लिए पेंशन की, पहली बात तो पहले APY में पेंशन की स्लैब कितनी है, तो आपको 5 स्लैब हैं, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये आपको 5 विकल्प है पेंशन के। अगर आप 1000 चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से ये प्रीमियम चार्ट है, वैसा प्रीमियम देना पड़ेगा। 2000 चाहते हैं तो ये आपका प्रीमियम चार्ट है। 3000, यानी कि आपको 5 पेंशन का है प्रोविजन, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। आपका एक प्रश्न ये भी आता है, व्हाट इज़ द मिनिमम प्रीमियम। तो मिनिमम प्रीमियम है 1000 पेंशन का 42 रुपीज़। अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको 1000 पेंशन पाने के लिए केवल 42 रुपये का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और मैक्सिमम पेंशन क्या है, मतलब मैक्सिमम प्रीमियम तो 1454 रुपये, यानी 1454 रुपये, 1454 रुपीज़ अगर आप 5000 पेंशन लेना चाहते हैं। इसके बाद देखिए एक आपका डिफ़ॉल्ट का भी इसमें जो है प्रोविज़न है कि डिफ़ॉल्ट आपको कितना देना है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड पेमेंट, सच अमाउंट विल वेरी फ्रॉम मिनिमम 1 रुपी पर मंथ टू ₹10 पर मंथ एज शोन बिलो। अब अगर मान लीजिए कि आपकी पेनाल्टी, अगर आप टाइमली अगर आप पे नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको एक पेनाल्टी देना है। ये पेनाल्टी स्लैब आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के उद्देश्य से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ₹1 पर मंथ फॉर कंट्रीब्यूशन अप टू ₹100 पर मंथ। अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है 100 रुपये पर मंथ तक है तो आपको ₹1 प्रतिमाह यानी 1 रुपी पर मंथ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आपका प्रीमियम 101 to 500 है तो ₹2 पर मंथ, यानी आपका प्रीमियम 101 से 500 रुपये के बीच में, तो आपको ₹2 प्रतिमाह की दर से पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन 500 to 1000 पर मंथ, यानी 501 से 1000 रुपये के बीच में है, तो ये ₹5 पर मंथ है। अगर आपका 1001 से अधिक है तो आपका ये ₹10 पर मंथ है। ठीक है। द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनाल्टी विल रिमेन एज पार्ट ऑफ द पेंशन कॉर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर। ये आपके पेंशन कॉर्पस में शामिल होगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सब्सक्राइबर। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट शैल लेड टू फॉलोइंग। अगर आप मान लीजिए कि कोई लगातार आप जो है पेमेंट नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने महीने पे अकाउंट विल बी फ्रोजन, डीएक्टिवेटेड और क्लोज्ड, यानी कितने महीने में फ्रीज कर दिया जाएगा, कितने महीने में डीएक्टिवेट हो जाएगा और कितने महीने में क्लोज है। अगर आप 6 महीने लगातार, आफ्टर 6 मंथ अकाउंट विल बी फ्रोजन। 6 महीने अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते तो 6 महीने के बाद आपका खाता जो है अटल पेंशन योजना का वो फ्रीज कर दिया जाएगा।
आफ्टर 12 मंथ अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। 12 महीने के बाद में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आफ्टर 24 मंथ्स अकाउंट विल बी क्लोज। 24 महीने के बाद ये माना जाएगा आप ये पेंशन अब खाता नहीं चलाना चाहते तो इसको क्लोज कर दिया जाएगा। सब्सक्राइबर्स शुड इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट टू बी फंडेड इनफ फॉर ऑटो डेबिट ऑफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो भी एपीवाई आप कराते हैं तो वो ऑटो डेबिट होता है, यानी कि आपके खाते से सीधे उस ड्यू तारीख को पैसे कट जाते हैं। यहाँ बैंक अकाउंट का मीन्स आप पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी कह सकते हैं, यानी बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो ये कहता है कि आपको जो आपके किस्त है उतना पैसा आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़िट, यानी इस स्कीम से आप कैसे बाहर हो सकते हैं या कब आप मेच्योर हो सकते हैं। ऑन अटेनिंग एज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्कीम का। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, जब आप 60 साल के पूरे हो जाते हैं, द एग्जिट फ्रॉम एपीवाई इज़ परमिटेड एट द एज विथ 100% एन्यूटाइजेशन ऑफ पेंशन वेल्थ। ऑन एग्जिट पेंशन वुड बी अवेलेबल टू दी सब्सक्राइबर, यानी 60 साल की उम्र में जो भी आपका पेंशन एन्यूटाइजेशन है, जो पेंशन वेल्थ है, वो आप लेकर के एग्जिट हो सकते हैं इन, ठीक है। यानी 60 साल बाद आपको फिर आपने जो भी लिया हो स्कीम 1000 पेंशन, 2000 पेंशन, 3000, 4000, 5000 पेंशन, जो भी आपने ऑप्ट किया था, यानी कि वो पेंशन आपको मिलना चालू हो जाती है। अब एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए, तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर ड्यू टू एनी कॉज, in case of death of subscriber, pension would be available to the spouse, and on the death of both of them, subscriber and spouse, the pension corpus would be returned to his nominee। यहाँ पे जो आप प्रीमियम करते हैं, मान लीजिए जो भी आपका किस्त जमा करते हैं, तो एक चीज़ और मिलता है आपको, एक आपका पेंशन कॉर्पस, यानी सारी पेंशन, जो पेंशन कॉर्पस है वो भी आपका एक मेंटेन होता है। तो जैसे मान लीजिए आप सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए पति अगर सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो तुरंत उसकी पत्नी को, अगर पत्नी सब्सक्राइबर है तो पत्नी की डेथ पर पति को पेंशन जो भी है वो मिलने लगती है। और जब दोनों की डेथ हो जाती है तो जो भी आपका पेंशन कॉर्पस है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि 1000 आप पेंशन लेते हैं तो आपका पेंशन कॉर्पस क्या है, 2000 के लिए क्या है, 3000 के लिए क्या है, 4000 के लिए 5000, यानी मैं आपको पेंशन कॉर्पस का अमाउंट भी आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो जो भी आपका पेंशन कॉर्पस है, अगर सब्सक्राइबर और उसकी स्पाउस दोनों की डेथ होने के बाद में उनके बच्चों को, जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को पेंशन कॉर्पस मिल जाता है। फिर से एक बार कहेंगे कि जो आपका सब्सक्राइबर है पहले उसको पेंशन मिलती है, सब्सक्राइबर की डेथ होने के बाद में उसकी स्पाउस को मिलती है, और स्पाउस के बाद में पेंशन कॉर्पस नॉमिनीज को वापस कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न है कि मान लीजिए बहुत लोग पूछते हैं 60 साल से अगर पहले कोई एग्जिट करना चाहे, एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर, 60 वर्ष से पहले आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट परमिटेड, हाउएवर इट इज़ परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, दैट इज इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी और टर्मिनल डिसीज। तो 60 साल से पहले आप इस स्कीम से एग्जिट नहीं कर सकते हैं, और अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में है, जैसे कोई आपको टर्मिनल डिसीज हो जाए, जैसे कैंसर है और प्राणघातक बीमारियां हैं, तो उनको टर्मिनल इलनेस कहा जाता है, उस दशा में आप एग्जिट कर सकते हैं। या जो आपका बेनिफिशियरी सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाए, यानी उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए, चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया था। अब मैं आपको इस स्कीम के बारे में, जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि कब क्या हो, कैसे हो, या जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि आपका पेंशन कॉर्पस क्या, उसके लिए मैं आपको FAQs दिखाऊंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ तक जो मैंने बताया तो काफ़ी बहुत बेसिक सी जानकारी है, यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा जो मैं FAQs बताता हूँ वहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। आप अभी इस वीडियो को देखिए पेंशन, अटल पेंशन योजना के। अगली वीडियो मैं आपको दूंगा PMJJY और कल PMSBY पर, और कुछ टॉपिक्स पे वीडियो मेरे कल होंगे। मैं कोशिश करूँगा कुछ नहीं तो कम से कम आपको 50 MCQ PO गाइड पार्ट फर्स्ट से मैं कराऊँ। वॉल्यूम 5 पर तो MCQ मेरे चैनल पर उपलब्ध ही है, पर मैं सोच रहा हूँ मैं आपको PO गाइड से MCQ कल कराऊँगा, और अगर हो पाएगा तो मैं 50 क्वेश्चंस आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, इन सब से भी थोड़े MCQs आपको कराऊँगा।
चलिए दोस्तों, तो ये चार्ट आप देख रहे हैं। तो ये पहला चीज़ तो ये है कि एक प्रश्न ये भी आता है कि एपीवाई के प्रीमियम्स को पेड करने के लिए क्या व्यवस्था है। तो एपीवाई प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस। यानी आपके पास 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप इसको प्रतिमाह पेड कर सकते हैं, क्वार्टरली पेड कर सकते हैं, या आप इसको सॉरी मैं आपको गलत बता गया, क्वार्टरली आप कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं और ईयरली कर सकते हैं। यानी जो भी आपका है वो क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ईयरली कंट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको बता रहा था कि हम लोग प्रीमियम कैसे पे कर सकते हैं। तो प्रीमियम आप मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं और ईयरली, यानी आप हर महीने कर सकते हैं, 3 महीने पे, या साल भर का एक साथ कर सकते हैं। अब एक देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिटर्न ऑफ, देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ, देखिएगा ये चार्ट आप देखिए, रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू दी नॉमिनी। जो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों की डेथ हो जाती है इन केस ऑफ सब्सक्राइबर और बेनिफिशियरी और स्पाउस की, तो एक कॉर्पस अमाउंट क्या था। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि जैसे 1000 जिसने लिया उसका कॉर्पस अमाउंट क्या होगा, 2000 वाले का क्या होगा, 3000 वाले का क्या होगा, 4000 वाले का क्या होगा, 5000। तो रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू दी नॉमिनी फॉर मिनिमम गारंटीड पेंशन ऑफ ₹1000 विल बी 1.7 लाख, सेम फॉर 2000 it will be 3.4 lakh, for 3000 it will be 5.1 lakh, for 4000 it will be 6.8 lakh, and for 5000 it will be 8.5 lakh. It is very easy to remember. Hope you have, if you have learned about the minimum pension of ₹1000 per month, it is 1.7 lakh. You have to just multiply it with the pension amount. Yani when the pension amount became twice, any 1000 ka 2000, you should multiply it with 1.7 into 2, यानी इक्वल टू 3.4। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अगर आप मान लीजिए 1000 का पेंशन का अगर आप याद कर लेते हैं, तो 1000 पेंशन के लिए जो नॉमिनी को कॉर्पस अमाउंट होता है वो 1.7 लाख है। तो 2000 के लिए निकालना हो तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 3.4 लाख। 3000 के लिए निकालना हो इसको 3 से गुणा कर दिए तो 1.7/3 इक्वल टू 5.1। ऐसे ही 4000 के लिए आपको 4 से गुणा कर देना, 5000 के लिए 5 से। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको याद रखना हो कि हर के लिए अलग याद करिए, केवल आप 1000 का याद कर लीजिए कि 1.7 लाख है। वैसे ही 2000 के लिए आया तो 2 से गुणा, 3000 से आया तो 1.7 को 3 से गुणा, 4000 के लिए 1.7 को 4 से गुणा, और यही 5000 के लिए आए तो 1.7 को 5000 से गुणा। आपको मल्टीप्लाई करते रहना। चलिए देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है कि पेंशन की भाई नीड क्यों है। डिक्रीड इनकम अर्निंग पोटेंशियल विथ एज, द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, माइग्रेशन ऑफ अर्निंग मेंबर्स, राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीज लॉन्गिविटी और डिफाइंड लाइफ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि उम्र आपकी बढ़ जाएगी तो आप इनकम नहीं कर पाएंगे, आपका परिवार बड़ा हो जाएगा, लोग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप जानते हैं महंगाई आ रही तो जीवन जीने कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती जा रही है। व्हाट इज़ द एपीवाई, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पेंशन योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें एक मिनिमम गारंटीड पेंशन है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की। कब मिलेगी? अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशंस बाय द सब्सक्राइबर फॉर दियर चूजन पेंशन अमाउंट। क्यों, कब क्या मिलेगा? तो जो आपने पेंशन अमाउंट चूज़ किया है उस हिसाब से मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आया, देखिए, हु कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन एपीवाई। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई के लिए इनरोल कर सकता है। द फॉलोइंग आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। निम्न बिंदु है इंपॉर्टेंट। द एज ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स। मैंने पहले आपको बताया कि उसकी उम्र जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ही शी शुड हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, एनरोलमेंट टर्म एपीवाई टू रिसीव पीरियडिक अपडेट। मैंने आपको बताया कि उसका कहीं भी किसी भी बैंक या डाकघर में एक खाता होना चाहिए और उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बता रखा कि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, इसलिए मेरी आवाज़ काफ़ी, गला मेरा काफ़ी बैठा हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ काफ़ी बैठ के आती है। इसलिए थोड़ा एयरफोन या कोई और चीज़ लगा कर सुनेंगे तो आवाज़ आपको क्लियर आएगी।
whether an employee of central public state government or public sector undertaking and or an NPS subscriber can subscribe to APY। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी या जिसके पास NPS है ऑलरेडी, तो वो ये स्कीम ले सकता है कि नहीं ले सकता है? तो इसका आंसर है यस, कोई भी सब्सक्राइबर ले सकता है, बशर्ते वो इसका बेसिक क्राइटेरिया जो आपका उम्र वाला है 18 से 40 साल वो पूरा करता हो। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग APY स्कीम? APY स्कीम को जैसे ज्वाइन करने के क्या लाभ हैं? तो सीधा द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन अंडर द APY वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहली चीज़ ये है कि भारत सरकार आपको पेंशन की गारंटी दे रही है, आपको न्यूनतम पेंशन तो मिलेगा। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन है कि आप मान लीजिए जो कंट्रीब्यूटर है यानी सब्सक्राइबर है या बेनिफिशियरी वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी स्पाउस को भी मिलेगा, और स्पाउस के एक्सपायर होने के बाद बच्चों को एक कॉर्पस अमाउंट मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्कीम है। चलिए, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ओपनिंग ऑफ APY अकाउंट? फिर मैंने आपको बताया कि सीधे आप बैंक खाता खुलवाइए या पोस्ट ऑफिस खुलवाइए, उसके बाद एक सिंपल सा एक फॉर्म होता है सब्सक्राइबर फॉर्म, वो आपको भर के दे देना है। प्रीमियम जैसा भी आप पेड करना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, आप कर लीजिए, ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो जाएगा। वेदर आधार नंबर इज कंपलसरी फॉर द ज्वाइनिंग द स्कीम? क्या आधार नंबर जो है कंपलसरी है? ठीक है, तो ये बता रहा है कि जिसे कि आप पहले मैंने आपको बताया कि आधार इज़ द प्राइमरी KYC, आधार प्राइमरी KYC है, और ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है लिखा हुआ है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रोवाइड आधार नंबर फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर की प्रॉपर आइडेंटिटी के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। कैन आई ओपन APY अकाउंट विदाउट सेविंग अकाउंट? तो जैसे एक प्रश्न है कि क्या जैसे कोई APY लेना चाहता, कहता मैं खाता नहीं खुलवाऊंगा, तो खाता चाहे पोस्ट ऑफिस का हो या बैंक का हो, APY के लिए ये मैंडेटरी है। बिना इसके जो है बिना क्या नाम है खाते के आपका APY नहीं हो सकता। इज इट रिक्वायर्ड टू फर्निश नॉमिनेशन वाइल ज्वाइनिंग द स्कीम? क्या नॉमिनेशन जो है APY के लिए अनिवार्य है? यस, इट इज़ मैंडेटरी। APY अकाउंट आप खुलवाते हैं तो नॉमिनेशन मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? चूँकि जैसे जब जो है क्या नाम सब्सक्राइबर की डेथ और क्या नाम स्पाउस की डेथ के बाद जो कॉर्पस होता है वो नॉमिनी को मिलता है, इसलिए नॉमिनेशन यहाँ मैंडेटरी रखा गया है। इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ डिफॉल्ट नॉमिनी और ब्लड रिलेशन? तो ये पूछा क्या कोई डिफॉल्ट नॉमिनी का प्रोविजन कि कोई ऑटोमेटिक नॉमिनी हो जाए? तो यस, इफ द सब्सक्राइबर इज अनमैरिड दे कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन एज नॉमिनी एंड दे हैव टू प्रोवाइड स्पाउस डिटेल आफ्टर मैरिज। इफ मैरिड द स्पाउस विल बी द डिफॉल्ट नॉमिनी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर है वो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो वो किसी को भी चाहे तो नॉमिनी अपना बना सकता है, लेकिन शादी के बाद में उसको अपना स्पाउस का डिटेल देना होगा। और अगर सब्सक्राइबर मैरिड यानी शादीशुदा है तो जो उसकी स्पाउस होगी वो डिफ़ॉल्ट नॉमिनी होगी, और APY में जो भी आपका डिफ़ॉल्ट नॉमिनी जब स्पाउस हो जाएगी तो उसका आधार नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। हाउ मेनी APY अकाउंट्स आई कैन ओपन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आदमी कितने APY अकाउंट्स खोल सकता है? ए सब्सक्राइबर कैन ओपन ओनली 1 APY अकाउंट, मल्टीपल APY अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड। तो कोई भी सब्सक्राइबर केवल एक ही APY अकाउंट खोल सकता है, मल्टीपल APY का अकाउंट खोलना अलाउड नहीं है। कैन ए माइनर ओपन APY अकाउंट? नो, माइनर नहीं सर। आप सीधा जानते हैं क्या APY खोलने के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष, यानी योर एज शुड सब्सक्राइबर एज शुड बी बिटवीन 18 to 40 ईयर। तो जो 18 ईयर का है वो कैसे, वो तो ऑलरेडी मेजर हो चुका है, तो माइनर इसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये पूछा इफ़ आई हैव कंप्लीटेड 40 ईयर कैन आई ज्वाइन अटल पेंशन योजना? तो नहीं, आप जानते हैं कि उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बिटवीन होनी चाहिए, यानी कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल या 39 ईयर्स 364 डेज है तो वही केवल ज्वाइन कर सकता है। यानी अगर आप एग्जैक्ट 40 ईयर्स के हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे क्लॉज है एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। चलिए, whether NRI is eligible to open NI APY अकाउंट? यस, NRI अलाउड हैं, NRI का खुल सकता है बशर्ते वो एज का क्लॉज पूरा कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन है, आफ्टर ओपनिंग अप एपीवाई अकाउंट व्हाट विल हैपन इफ ए सब्सक्राइबर बिकम नॉन सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर आप, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, द स्कीम इज ओपन टू द इंडियन सिटीजन ओनली, हेंस इन दैट इवेंट द एपीवाई अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड नेट एक्चुअल इंटरेस्ट और नॉट इज कंट्रीब्यूशंस will be refunded, whereas the government co-contribution and the interest earned on the government co-contribution shall not be returned to the such subscriber। यानी मान लीजिए किसी ने खाता खुलवाया और वो भारत का नागरिक है, बाद में वो एनआरआई हो जाए, तो ऐसी दशा में, यानी भारत का नागरिक ना रह जाए, नॉन सिटीजन हो जाए, तो नॉन सिटीजन होने पर अगर जो भारत का नागरिक रह जाए तो उसका खाता जो है तुरंत बंद कर दिया जाएगा। जो उसने रकम जमा की उस पर जो भी इंटरेस्ट है और जो भी अर्निंग्स हुई हैं वो उसको इंटरेस्ट सहित वापस कर दिया जाएगा मेंटेनेंस चार्ज को डिडक्ट करने के बाद। और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस हुए हैं वो और उसका इंटरेस्ट उसको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, पूछ रहा व्हाट अमाउंट वन नीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, एक आदमी को कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो चार्ट है उस हिसाब से देना पड़ेगा। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन भी बताया है कि मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली ये होगा। ऊपर मैं आपको गलती से बता गया था ईयरली, लेकिन जो भी है आपका वो मासिक, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ऊपर मैं गलती से एनुअल बोल गया था, लेकिन ये जो होगा मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली होगा। व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो आपका कंट्रीब्यूशन के लिए ड्यू डेट क्या होगा। एपीवाई कंट्रीब्यूशन विल बी कलेक्टेड थ्रू ऑटो डेबिट ऑफ देयर सेविंग बैंक अकाउंट ऑन एनी डेट ऑफ द पर्टिकुलर मंथ इन केस ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन, एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन और हाफ ईयरली के लिए आप ले, यानी कि सीधा जिस महीने में, जैसे मान लीजिए आपने खाता खुलवाया, मान लीजिए कि आपने मई में खुलवाया है, तो उस महीने की किसी भी तारीख को, पहली तारीख से लेकर के, फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक आपका प्रीमियम किसी भी डेट में ऑटो डेबिट हो सकता है। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द कंट्रीब्यूशन गेट्स डिडक्टेड, मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि आपको एक अमाउंट अपने प्रीमियम के हिसाब से आपको पर मंथ के रेट से देना होगा। ठीक है, फिर ये करा कि व्हाट विल हैपन इफ द रिक्वायर्ड और सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट मेंटेन इन द सेविंग बैंक अकाउंट फॉर कंट्रीब्यूशन ऑन द ड्यू डेट। तो अगर आपका ड्यू डेट पे जैसे कंट्रीब्यूशन आपका, सपोज कीजिए कि नहीं है पैसा आपका, मान लीजिए आपका 500 रुपये किस्त है सपोज कीजिए, और उस मान लीजिए मई में आपकी किस्त कटनी थी और 500 रुपये आपके खाते में नहीं है, अब जैसे मान लीजिए तो एस बी का मान लीजिए तो नहीं है, तो आपका नेक्स्ट मंथ में वो डिफ़ॉल्ट के साथ में कटेगा। चलिए, क्वेश्चन है हाउ द कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड इन एपीवाई। एपीवाई में कंट्रीब्यूशन कैसे इन्वेस्ट होते हैं। द कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई आर इन्वेस्टेड एज पर इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन प्रिस्क्राइब बाय द पीएफआरडीए फॉर सेंट्रल स्टेट एनपीएस लाइट स्वावलंबन स्कीम। द कंट्रीब्यूशन 10 कलेक्टर आर इन्वेस्टेड एंड द फंड्स आर मैनेज बाय द नेमली एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। तो एपीवाई में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होता है, और जो फंड का मैनेजमेंट होता है वो 3 कंपनियों के द्वारा किया जाता है, एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड अंडर एपीवाई आर मैनेज्ड बाई, किसके द्वारा, तो आपको नाम ये पूछ सकता है। यहाँ भी आपको दोस्तों एक प्रान मिलता है परमानेंट, यहाँ पे भी आपको प्रान कार्ड मिलता है। ठीक है,
ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विल देयर बी एनी ऑप्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर हायर और लोअर पेंशन अकाउंट। यानी कि मान लीजिए कि जैसे आपने पहले 2,000 लिया था, तो क्या आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं 2,000 से 1,000 या 2,000 से इसको 5,000 कर सकते हैं। यस, ए सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट टू डिक्रीज और इंक्रीज पेंशन अमाउंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्यूमुलेशन फेज 1 से फाइनेंशियल ईयर। यानी एक वित्तीय वर्ष में आप इसको कर सकते हैं, केवल एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार, या तो आप घटा सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं। अब फॉर अपग्रेडेशन द सब्सक्राइबर हैव टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन मंथली कंपाउंडिंग बेसिस, वेयर as in the case of downgradation the excess amount of contribution collected from the subscriber would be refunded to the subscriber along with the return generated। अब अगर मान लिया आप 2,000 ले रहे हैं पेंशन के लिए, आपने ऑप्ट किया और आप उसको 5,000 करना चाहते हैं या 3,000 करना चाहते हैं, तो जो भी आपका प्रीमियम ड्यू था वो आपको 8% पर एनम इंटरेस्ट के रेट से आपको देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और अगर आप पेंशन कम कर रहे हैं, सपोज कि 2,000 से 1,000 करें, तो जितना आपने पेड किया है और जो भी उस पर रिटर्न जनरेट हुआ है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। फॉर अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन अदर देन एरर केसेस द सब्सक्राइबर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ ₹50। ठीक है, अब यानी कि आपको एक क्वेश्चन आ जाता है ये कि अगर आप पेंशन अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो क्या कोई फ़ी पेएबल है? यस, ₹50 की फ़ी पेएबल है। हाउ विल आई नो द स्टेटस ऑफ माई कंट्रीब्यूशन? मुझे मेरे कंट्रीब्यूशन की स्थिति कैसे पता चलेगी? द पीरियड इंफॉर्मेशन टू द सब्सक्राइबर रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ प्रान बैलेंस इन द अकाउंट कंट्रीब्यूशन विल बी इनिशिएटेड बाय API सब्सक्राइबर बाय द वे ऑफ SMS अलर्ट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैन बी असेस्ड थ्रू मोबाइल API ऐप। Subscriber will also be receiving physical statement of account once a financial year at the registered address। तो API में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको SMS के द्वारा इंटीमेट होता है, या आप इसको मोबाइल पर या API के ऐप पर या वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ऐप किसने लॉन्च किया? NSDL ने। इसके अलावा जो है साल में एक बार, फाइनेंशियल ईयर में एक बार आपका जो एड्रेस है उस पर वो स्टेटमेंट आपका आता है। What I will I get any statement of transaction? यस, मैंने आपको बताया कि हाँ आपको मिलता है साल में एक बार, जो आपके एड्रेस पर, रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको एक स्टेटमेंट पहुंचता है। फिर कुछ प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं रेजिडेंस चेंज हो है तो वो आपके खाते से ऑटो डेबिट होता है, तो रेजिडेंस चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ आई एम एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ API कैन आई चेंज माई मंथली ऑटो डेबिट फैसिलिटी टू क्वार्टरली और हाफ ईयरली एज पर माई कन्वीनियंस। सपोज कि किसी ने बीमा लिया और उसने कहा कि मैं मंथली इसको जो है डिडक्ट कराऊंगा, अब वो किसी भी स्टेज पे, लेटर ऑन स्टेज पे चाहता है कि ये क्वार्टरली कटे या हाफ ईयरली कटे, तो क्या ये परिवर्तन संभव है? एक बार, वंस इन ईयर, आप साल में एक बार इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आप अपने चेंज कर सकते हैं। फिर यह है कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो नोट कर लीजिए। अभी जल्दी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ ये पूछा गया था कि इंडिया पोस्ट कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। तो टोल फ्री नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका API स्कीम का टोल फ्री नंबर है 1800-110-069। विल आई गेट एनी टैक्स बेनिफिट अंडर API स्कीम? यस, अगर आपने API स्कीम ले रखी है तो आपको टैक्स में भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें जो चार्जेस हैं वो क्या हैं? जो सेंट्रल रिकॉर्ड CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी PRA ओपनिंग पर उसको ₹15 है, PRA मेंटेनेंस के लिए NSDL को 25 और कार्बी को 14.40 यानी ₹14.40। और फिर आप देख लिया फॉर अपग्रेडेशन डाउनग्रेडेशन मैंने आपको बताया ₹50, जो कि POP और CRA के बीच में शेयर होता है। फिर आप देखिए एग्जिट अंडर API, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था।
एक ये व्हाट वन विल गेट इन केस ऑफ डेथ बिफोर 60 ईयर। तो एक केस मैंने आपको बताया था कि पत्नी को मिलेगा, पत्नी के बाद में बच्चों को मिलेगा। एक ऑप्शन इसमें ये भी अब आ गया है कि जो डेथ हो जाए तो सारा जो कॉर्पस है वो स्पाउस और नॉमिनी को दे दिया जाए। तो जो मैंने पहला केस आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए 60 ईयर के बाद पेंशन मिलने लगी, पेंशन में डेथ हो गई तो पत्नी को पेंशन मिलने लगेगी और उसके बाद नॉमिनीज को सारा कॉर्पस मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर 60 साल से पहले मान लीजिए बीच में डेथ हो गई तो स्पाउस ठीक है। अब मान लीजिए स्पाउस ने भी क्या नाम है एपीवाई खोल रखा है, तो ऐसा नहीं है, उसको अपने अमाउंट के साथ साथ अपने उसके हस्बैंड के भी अमाउंट का मिलेगा। ठीक है। इज माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस लाइट सोलमन स्कीम टू एपीवाई पॉसिबल? यस, जो सोलमन सब्सक्राइबर हैं 18 से 40 ईयर की उम्र के, वो एपीवाई में माइग्रेट कर सकते हैं। फिर ये था हाउ मेनी ईयर्स, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 5 ईयर गवर्नमेंट जो है को कंट्रीब्यूट करेगी। दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल आपका पोस्टल एग्ज़ाम गुरु। आशा है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। दोस्तों मेरा क्या नाम है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी है पोस्टल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से, जहां मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ थोड़ी बहुत पीडीएफ जो भी होती है मैं इसको उस चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। काफ़ी लोग ये डिमांड करते हैं सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो हर एक को पीडीएफ प्रोवाइड करा पाना जो है पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है पोस्टल एग्ज़ाम ग्रुप, जहाँ पे मैं इस पीडीएफ्स को और वीडियोस के लिंक को अपडेट करता रहता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद में कई लोगों को जो है, जो सब्सक्राइब तो लोगों ने कर रखा है लेकिन बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से लोग बार बार ये कहते हैं कि सर ये वीडियो नहीं है, बल्कि वीडियोस काफ़ी चैनल पर उपलब्ध हैं। इसलिए मैं जब भी कभी वीडियो डालता हूँ मैं उस टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अपडेट कर देता हूँ। आपने हमारे वीडियो को देखा, आशा है कि आप लोगों को एपीवाई के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो आपकी परीक्षाएं हैं, चाहे एमटीएस एग्ज़ाम हो, चाहे पीए एग्ज़ाम हो, चाहे पोस्टमैन एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से आपको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आप सभी को पता चल गए होंगे। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। और अगला वीडियो आपको मैं पहले मैंने बताया कि अगला वीडियो मेरा आप PMJJY PMSBY पर आएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार फिर आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही है तो कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने सभी प्रतियोगी भाइयों के साथ में जो है इसको शेयर करें। गुड नाइट।